अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑन रेट्स ऑफ आयनिक रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। क्या चीज़ इफेक्ट पढ़ना हमने, किस चीज़ का? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट का। ठीक है, किस चीज़ पे? ऑन द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शंस, ऑन द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस में आयंस की जो रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड हमने स्टडी करनी है कि उनकी स्पीड पे सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए दो बेसिक मॉडल हैं। एक मॉडल है डबल स्फीयर मॉडल जो हम आज पढ़ेंगे, एक है डबल स्फीयर मॉडल और दूसरा हमारे पास है सिंगल स्फीयर मॉडल। ठीक है, सिंगल स्फीयर मॉडल। तो इनमें से हमने अभी पढ़ना है डबल स्फीयर मॉडल। तो डबल स्फीयर मॉडल को लेके हमने एक्सप्लेन करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इफेक्ट ऑन रेट। तो डबल स्फीयर मॉडल का मैं बता देता हूँ कि है क्या, कि सपोज हमारे पास दो आयन्स हैं, एक आयन हमारे पास ए है, दूसरा आयन हमारे पास बी आयन है। ये दोनों काफ़ी फासले पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर दूर पड़े हुए हैं। तो जब रिएक्शन हमने कैरी आउट करना है तो पहले ए और बी मिलके एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएंगे। ए और बी आपस में आके करीब आएंगे और एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएंगे। सपोज इस पूरी एंटिटी को या पूरी स्पीशी को हम एक्सटेरिक से डिनोट कर देते हैं कि ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है। तो डबल स्फीयर मॉडल की दो बेसिक असम्पशंस हैं, जिनमें से पहली असम्पशन ये है कि जब ए और बी मिलके एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएंगे तो उस एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में ए की और बी की अपनी अपनी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहेगी। कि ए बी कम्प्लेक्स तो बन गए, लेकिन हम देख सकते हैं कि ए इसमें बिल्कुल अलग से हमें नज़र आ रहा है, बी बिल्कुल अलग से नज़र आ रहा है। ये आपस में जुड़े तो हुए हैं लेकिन इनकी अपनी अपनी शिनाख्त बरकरार रही है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनने के बाद। तो इसलिए इसे हम डबल स्फीयर मॉडल कहते हैं। जो सिंगल स्फीयर मॉडल है उसमें ये दोनों क्या हो जाएंगे, मर्ज होके एक ही स्फीयर बना देंगे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में। तो उस केस में ऐसा एक स्फीयर बनेगा, इसलिए उसे सिंगल स्फीयर मॉडल कहते हैं। लेकिन अभी हमारा ये सिंगल स्फीयर नहीं, अभी डबल स्फीयर है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों की आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी। तो ये पहली असम्पशन थी कि आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। दूसरा जो दूसरी असम्पशन हमने करनी है उसमें हमने सॉल्वेंट को होमोजीनियस कंसीडर किया कि सॉल्वेंट इज होमोजीनियस या सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज आर सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज आर सेम एवरीवेयर। जबकि जब सिंगल स्फीयर में जाएंगे तो उसमें जाके हम देखेंगे कि सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, खास तौर पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम देख रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सेंस में अगर देखें तो डबल स्फीयर मॉडल में हम ये एज्यूम करेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सॉल्वेंट का वो पूरे सॉल्वेंट में एक ही जैसा है। ठीक है, मीन जब एक्चुअल में हम जाएंगे सिंगल स्फीयर में तो उसमें देखेंगे जो आयंस के करीब सॉल्वेंट की ये वाली लेयर थी वहाँ पे सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और होता है, लेकिन बल्क में कुछ और होता है। लेकिन अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे सारे पूरे सॉल्वेंट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये दो असम्पशंस थी, इनकी बेस पे हम आगे चलते हैं डबल स्फीयर मॉडल को लेके। तो डबल स्फीयर मॉडल में हम एज्यूम करते हैं कि हमने दो आयंस को करीब ला के तो एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाया। तो जब भी दो आयंस आपस में करीब आते हैं तो उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ रिपल्जन एक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, और उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू आयंस इज प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude of charges on ions। Q1 आयन नंबर 1 पे चार्ज, Q2 आयन नंबर 2 पे चार्ज, डिवाइडेड बाय एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
ठीक है। मीन ये हमारे दो आयंस थे, ये ए आयन है, ये बी आयन है। सपोज इस पे हमारा चार्ज जेड ए है, इस पे हमारा चार्ज जेड बी है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस सपोज एक्स है। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन, वो क्या होगी, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन। अब चार्ज वन क्या है, जेड ए, और जेड ए इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ चार्ज से, जैसे सपोज 3 प्लस है तो इसमें 3 हमारा जी ए हमारा 3 है, मीन 3 मैग्नीट्यूड है। तो इसे हम अगर चार्ज कैलकुलेट करना चाहें तो यूनिट चार्ज जो ई होता है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम, उससे मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल चार्ज फाइंड करने के लिए। तो Q1 इज इक्वल टू जेड ए ई मल्टीप्लाइड बाई Q2 क्या है, जेड बी, इस पे चार्ज जेड बी है, मल्टीप्लाइड बाई ई जेड बी ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस x था तो x स्क्वायर। तो अगर प्रोपोर्शनल को खत्म करें तो f इज इक्वल टू k जेड ए जेड बी ई, और ई आप इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ई स्क्वायर बना देंगे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और अगर हम के की वैल्यू पुट कर देते हैं इस के की, तो वो क्या आएगी, जेड ए जेड बी ई स्क्वायर उसी तरह, और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और साथ ये एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब जब हमने इन दो आयंस से हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है, मीन ये दूर दूर चार्जेस पड़े हुए थे, आयंस पड़े हुए थे, इन्हें हमने ऐसे इकट्ठे लाना है और इनसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो इन दोनों आयंस को करीब लाने के लिए इन पे हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो जो काम हमने किया उस वर्क डन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो W इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो फोर्स हमने ऑलरेडी फाइंड की है, ये वाली फोर्स उन दोनों के दरमियान जो एक्ट कर रही है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड के कितने डिस्टेंस से ये एक दूसरे के करीब आए हैं। मीन सपोज पहले x डिस्टेंस था, फिर x माइनस dx हो गया। ठीक है। मीन करीब आ रहे हैं ना चार्जेस, तो डिस्टेंस कम हो रहे हैं, तो ओरिजिनल में से चेंज माइनस करेंगे तो हमारे पास नया डिस्टेंस आएगा। तो अगर हम स्मॉल चेंज मेजर करना चाहें तो स्मॉल चेंज में स्मॉल चेंज इन वर्क होगा। अगर हम स्मॉल चेंज इन एक्स करें तो डी ये डिफरेंशियल वाला, और एक्स जो डिस्टेंस चेंज होगा ये डी एक्स। ठीक है। तो अगर हम वर्क को कैलकुलेट करना चाहें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। तो अगर एफ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो क्या बनेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या थी, जेड ए जेड बी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन और डी एक्स बाई ये वाला एक्स स्क्वायर। ठीक है। और अगर हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो चूंकि हमारा एक्स कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो कंटिन्यूस वेरिएबल को जब भी हमने सम करना हो तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है। तो इस साइड पे भी इंटीग्रेशन जेड ए जेड बी ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन सारा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ इस पे अप्लाई होगी। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, एक्स चेंज हो रहा है कहाँ से, कि पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से अब जो चार्जेस जब ये कम्प्लेक्स बन गया तो ए और बी के जो सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है इसे हम डिनोट करते हैं डी ए बी से। ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा के हमने डी ए बी तक लाए तो ये इसकी लिमिट्स हो जाएंगी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ वर्क डन W इज इक्वल टू। अब ये देखें कि हमने अभी देखा था कि जो डी एक्स है उसके साथ साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि पहले डिस्टेंस दोनों के दरमियान ज़्यादा था, अब डिस्टेंस कम हो रहा है, तो कम में से ज़्यादा वैल्यू जब माइनस करेंगे तो वो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो इसके साथ फिर नेगेटिव का भी साइन आएगा। ठीक है। यहाँ भी नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है। तो W इज इक्वल टू माइनस जेड ए जेड बी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, और इसकी अगर इंटीग्रेशन लें तो एक्स स्क्वायर था, तो ये न्यूमरेटर में अगर लाएं तो पावर माइनस में हो जाएगी एक्स की -2। और अब इस पे अगर हम पावर रूल अप्लाई करें तो पावर रूल में क्या होगा कि एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और लिमिट्स कहाँ से, इन्फिनिटी से डी ए बी तक। ठीक है। तो इसी को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा,
W इज इक्वल टू ZA ZB ई स्केयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, और यहाँ से आ जाएगा x की पावर -2 + 1 x की पावर -1 डिवाइडेड बाई, इसके साथ माइनस भी था ये वाला माइनस, और ये -2 + 1 इज इक्वल टू -1, और लिमिट्स कहाँ से, इन्फिनिटी से DAB तक। ठीक है, अब ये -1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे या प्लस बना देंगे इसे मल्टीप्लाई करके, और x की पावर -1 है तो अगर हम इसे रीअरेंज करें डिनोमिनेटर में लेके जाएं, ठीक है, तो ये -1 की बजाय x की पावर +1 हो जाएगी, मीन सिर्फ x रह जाएगा यहाँ पे 1/x। और अब अगर हम लिमिट्स ओपन करें तो क्या बनेगा, W इज इक्वल टू ZA ZB ई स्केयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, और यहाँ पे अपर लिमिट क्या है हमारी 1/DAB माइनस लोअर लिमिट 1/इन्फिनिटी। तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी का आंसर हमारे पास आएगा 0, क्योंकि 1 डिवाइड बाई वेरी लार्ज टर्म में इनफाइनाइट है तो वो 0 के इक्वल आएगा। तो बाकी हमारे पास बचेगा W इज इक्वल टू ZA ZB ई स्केयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और DAB। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वर्क आया है, वर्क डन needed to bring ions from an infinite distance to a finite distance are in contact with each other to form a activated complex, and this work done is equal to change in Gibbs free energy is equal to डेल्टा G0। लेकिन G0 कौन सी, क्योंकि हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं वो G0 का इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं, कि मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन थी ना, जो FC था, कूलम्स लॉ क्या कहते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही थी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक गिब्स फ्री एनर्जी है। और अगर हम टोटल गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो टोटल डेल्टा G0 इक्वल होगा डेल्टा G0 नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस डेल्टा G0 इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो अच्छा पहले यहाँ पे डेल्टा G की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपोनेंट है इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर लें तो फिर हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी कि डेल्टा G0, यहाँ से डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा G0 नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, डेल्टा G0 नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपोनेंट प्लस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपोनेंट था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपोनेंट, इसकी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं ZA ZB ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और DAB। अब देखें कि इसमें हमने जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट का इफेक्ट पढ़ना था वो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आ गया, लेकिन पढ़ना किस पे था, ऑन द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शंस। तो हमारे पास रेट तो नहीं है, हमारे पास तो फ्री एनर्जी आई है। तो अब हमने फ्री एनर्जी को कन्वर्ट करना है रेट के साथ, रेट में या रेट के साथ इसे कंपेयर करना है। तो अगर हम इसे रेट में कन्वर्ट करना चाहें तो जो रेट कांस्टेंट है के वो इक्वल होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिवाइडेड बाय प्लांक्स कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा G0 डिवाइडेड बाय RT। तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास दोनों टर्म्स में हैं, हमारे पास रेट कांस्टेंट भी है, और जब डेल्टा G की वैल्यू पुट करेंगे, ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास E भी आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ जाएगा और रेट भी आ जाएगा, और फिर हम इन दोनों का आपस में रिलेशन स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम इसी इक्वेशन में डेल्टा G की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या बनेगी वैल्यू, K इज इक्वल टू KBT डिवाइडेड बाई H इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस
अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट करो, डेल्टा जी नॉट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस जेड ए जेड बी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और डी ए बी, ये डेल्टा जी की वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। k इज इक्वल टू के बी टी बाई एच और एक्सपोनेंशियल माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस डेल्टा जी नॉट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय आर टी, इस टर्म को हमने अलग कर लिया और माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा एक्सपोनेंशियल माइनस और जेड ए जेड बी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और डी ए बी और साथ इसकी आर टी भी आएगा यहाँ पे डी न्यूमरेटर में। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि हमने जो ये वर्क डन या जो गिव्स फ्री एनर्जी फाइंड किया, ये हमने ए काइन के लिए या ए काइन पेयर के लिए फाइंड की थी। अगर हमने मोलर कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए हमें इस ए काइन या ए काइन पेयर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर के साथ, ताकि हमारे पास मोलर क्वांटिटी आ सके। ठीक है, तो अगर इसे एन ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर के साथ तो ये हमारे पास मोलर क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, और अब क्या है कि जो इस इक्वेशन में है आर और एन ए डिवाइडेड बाई आर है, तो ये आपको पता है कि 1 के बी के इक्वल होता है। मीन के बी इज इक्वल टू होता है ना, के बी इज इक्वल टू होता है आर ओवर एन ए। तो इस इक्वेशन को उसने उल्टा कर दिया, के बी बाई 1 था तो उसने 1 ऊपर ले गया, 1 ऊपर अगर चला जाए के बी नीचे आ जाए तो एन ए ऊपर चला जाएगा, आर नीचे आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में एन ए ओवर आर की जगह हम के बी भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, जो हमारी इक्वेशन थी k इज इक्वल टू के बी टी डिवाइडेड बाई एच डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा जी नॉट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाई आर टी डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस जेड ए जेड बी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की जगह एन ए ओवर आर की जगह हमने ये यहाँ पे के बी लिख दिया, के बी टी और साथ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और डी ए बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन का हम लॉग ले लेते हैं। जो हमारे पास की फाइनल इक्वेशन आई, इसका अगर हम लॉग ले लें तो फिर हमारे पास क्या आएगा, इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ के बी टी डिवाइडेड बाई एच, और ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई की बजाय क्या आ जाएगा प्लस। जब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो पहले तो लॉग इस पूरे पे अप्लाई होगा, इस पूरे का लॉग लेंगे, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग इसका, तो लॉग ऑफ ये वाली टर्म फिर मल्टीप्लाई के बजाय प्लस आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ ई, तो लॉग और ई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं लिखूँ लॉग ऑफ ई माइनस डेल्टा जी नॉट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई आर टी, तो इसमें लॉग और ई तो चूँकि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे दरम्यान में माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस डेल्टा जी नॉट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाई आर टी। और इसी तरह जो इससे नेक्स्ट टर्म है इसमें भी लॉग और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाकी बचेगा माइनस जेड ए जेड बी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन डी ए बी और के बी टी। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों टर्म्स पे गौर करें तो हमारे पास के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, डेल्टा जी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम सपोज कर देते कि ये भी कांस्टेंट है, आर जनरल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जो पूरी
टर्म कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम कह देते हैं कि जो log ऑफ के नॉट है। के नॉट क्या है? के नॉट रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर एक ऐसे सॉल्वेंट में हम रिएक्शन को कैरी आउट करें कि जिस सॉल्वेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये ई है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो तो उसमें जो रेट कांस्टेंट होगा वो के नॉट है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी log ऑफ के इज इक्वल टू log ऑफ के नॉट और माइनस जेड ए जेड बी ई स्केयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और डी ए बी और के बी टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमें रेट कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेट करने का मौका मिल गया। इन्हें आपस में रिलेट करने के लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है क्योंकि हम अपने रिजल्ट पे पहुंचने वाले हैं। जो चीज़ हमें चाहिए थी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, तो हम ग्राफ बना के तो उसका इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं। तो सपोज हम एक ग्राफ बनाते हैं, उसमें एक्स एक्सिस पे हम 1/e ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी log ऑफ के ले लेते हैं। अब सबसे पहले तो इसमें एक कांस्टेंट मौजूद है, इंटरसेप्ट मौजूद होगा। सपोज यहाँ से यहाँ तक ये सारा इंटरसेप्ट है और इंटरसेप्ट हमारा log ऑफ के नॉट की इक्वल है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो log ऑफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन जेड ए इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, जेड बी कांस्टेंट, ई स्केयर कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, के बी टी कांस्टेंट। तो log ऑफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के 1/e के। ठीक है, अगर इसे मैं ऐसे शो करूँ log ऑफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो मीन एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस है तो मीन उसकी स्लोप नेगेटिव होगी, मीन कुछ इस तरह की डायरेक्शन आएगी, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। और स्लोप किसके इक्वल होगी? ये स्लोप किसके इक्वल होगी? इस इक्वेशन में से log ऑफ के हमने यूज कर लिया, ये log ऑफ के नॉट उसका इंटरसेप्ट बन गया था, 1/e का हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया था और बाकी क्या बचा? जेड ए। तो स्लोप किसके इक्वल होगी? स्लोप इज इक्वल टू जेड ए जेड बी ई स्केयर जेड बी ई स्केयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ए बी के बी टी। के बी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो स्लोप इसके इक्वल होगी। अब इसमें एक दो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ कि एक तो आपने देखा कि मैंने स्लोप यहाँ से स्टार्ट की है, मैंने इस एक्सिस से स्टार्ट नहीं की, हालांकि इसका इंटरसेप्ट यहाँ पे है। तो असूलन तो मुझे स्लोप यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए थे ऐसे, लेकिन मैंने यहाँ से क्यों नहीं की उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे 1/e की वैल्यू 0 है। तो 1/e की वैल्यू 0 कब होगी? जब e की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मीन इनफाइनाइट होगी। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट हो तो फिर 1/e की वैल्यू 0 होगी और फिर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि अगर ग्राफ को इसके साथ जोड़ना हो हमने, तो इसी ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं डॉटेड लाइन के साथ, इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें शो करवाती है कि ये इनफाइनाइट वैल्यू पे जाके तो इस जगह पे मीट करेगी कर्व। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी रिएक्शन स्टडी की है तो उन्होंने इस इक्वेशन को ठीक पाया और ये ग्राफ भी ठीक ऐसे ही आया एक्सपेरिमेंट्स में भी। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत तब आई जब 1/e की वैल्यू ज़्यादा हुई। मीन 1/e कब ज़्यादा होगा? जब e कम होगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो सॉल्वेंट का, तो जब उन्होंने कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट्स में रिएक्शंस को स्टडी किया तो फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं आई, फिर वो यहाँ से आके तो ऐसे थोड़ी सी चेंज हो गया उसका बिहेवियर। ठीक है, तो ये दो टेक्निकल चीज़ें थी कि दरम्यान में स्लोप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस साइड पे भी एक्स्ट्रापोलेट करके हम इस एक्सिस के साथ जोड़ते हैं और इस एक्सिस के साथ नहीं जोड़ेगी बल्कि इसके ऐसे हो जाएगी थोड़ी सी।
ठीक है, लीनियर नहीं रहेगी। अब असल जो चीज़ हमने देखनी थी वो थी कि इस के का इस डायरेक्टिव कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो वो रिलेशन क्या है कि देखो कि जब 1/a की वैल्यू इंक्रीज